नमस्कार, स्वागत है आपका ओपल अक्टूबर यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो आज उसी कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं सीएसआर के बारे में। सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीएसआर पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये हैं। आपने अपने मंथ के सभी खर्चे करने के बाद उसमें से आप 400 रुपये बचा लेते हैं। अब आपका मन किया क्यों ना इसमें से कुछ प्रतिशत समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, कुछ दान दिया जाए, कुछ कंट्रीब्यूशन समाज में किया जाए। तो जो आपका ये सोच है, जो आपका ये विचार है, इसी को ही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। तो इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए सीएसआर का मतलब जान लेते हैं कि जो सीएसआर है वो बिजनेस एक्टिविटी को करते हुए एनवायरनमेंट और सोसाइटी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो हमने देखा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई तो कंपनीज का मेन मोटिव था सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। जैसे जैसे बिजनेस अराइज हुए, जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ी, जो वेल्थी बिजनेसमैन थे वो ये समझ चुके थे कि एक बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो उसके कस्टमर्स हैं या जो सोसाइटी एनवायरनमेंट जिसमें वो बिजनेस कर रहा है उसका आगे बढ़ना, उसका उद्धार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी कंसेप्ट को देखते हुए, इसी कमी को देखते हुए रॉबर्ट बोवन जी ने 1953 में इस कंसेप्ट को दुनिया के सामने रखा। जब ये कंसेप्ट आया तो उनका मानना था कि कंपनीज प्रॉफिट के साथ साथ कुछ पोर्शन सोसाइटी और एनवायरनमेंट के भले के लिए भी करें। तो हमने सीएसआर का ये मतलब समझा कि सीएसआर आपके बिजनेस एक्टिविटी को पूरा करते हुए जो प्रॉफिट आपके पास आएगा उसका कुछ परसेंट बिजनेस और सोसाइटी की वेलफेयर के लिए आपको यूज करना है। अब माइकल बोवन जी ने ये बोल तो दिया था, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ सीएसआर कहा जाता है। अब इसी चीज को देखते हुए इंडिया ने भी ये देखा कि यहां पर भी सीएसआर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसने इनिशिएटिव लेते हुए क्या किया कि इंडिया में सबसे पहले इस प्रोविजन को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डाल दिया ताकि ये मैंडेटरी बन जाए सभी कंपनीज के लिए। तो हम ये जानेंगे कि सीएसआर की जरूरत ही क्यों पड़ी इंडिया को या दूसरे वर्ल्ड की कंट्रीज या दूसरे वर्ल्ड की कंट्रीज के लिए। तो हमने देखा कि किसी भी सोसाइटी के लिए हेल्थी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके वर्कर, उसके बिजनेसमैन हेल्थी होने चाहिए ताकि एक स्वस्थ सोसाइटी, एजुकेटेड सोसाइटी बिजनेस ग्रो कर सके। साथ ही साथ एनवायरनमेंट, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना और लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप हेल्थ और एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी कॉरपोरेट इमेज भी बहुत अच्छी बन जाएगी, जैसे टाटा की है। टाटा ग्रुप में आपने देखा होगा कि उसकी जो इमेज है दान को लेकर या लोगों के भले को लेकर दूसरी कंपनियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया ने इसको सबसे पहले लागू किया था, फर्स्ट कंट्री थी कि सीएसआर को लीगली इंप्लीमेंट किया जाए। अब लीगल इंप्लीमेंट तो इंडिया ने किया, अब उसके लिए क्या प्रोविज़न तैयार किए कंपनीज एक्ट के अंदर। तो उनका मानना है कि जब कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो जाए या उसकी एनुअल टर्नओवर, जिसको सेल्स भी कहते हैं, 1,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाए या उसका एनुअल नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, तो वो अपने प्रॉफिट का 2% यानी लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर का जब वो एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल लेगी उसका 2% सीएसआर एक्टिविटी के ऊपर खर्च होना चाहिए। अभी हमने सीएसआर एक्टिविटी देखी जिसके अंदर हेल्थ केयर, एजुकेशन और एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया। तो कुछ शेड्यूल 7 के अंदर कुछ हमें जो है सीएसआर एक्टिविटीज़ दी हुई है, जो कि ये बताती हैं कि आप अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% उन एक्टिविटीज़ पर खर्च कर सकते हैं।
तो अभी हमने देखा नेट प्रॉफिट का 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो कौन सा नेट प्रॉफिट है? तो बेसिकली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया जाता है, जिसके अंदर कैपिटल गेन्स और डिविडेंड को हटाकर जो कंपनीज एक्चुअल में खर्चा कर रही है कोर बिजनेस के ऊपर इंडिया में, उसको लिया जाता है एज अ नेट प्रॉफिट। तो हमने देखा वो अपने एनुअल नेट प्रॉफिट का 2% खर्चा कर रही है। तो अप्रूव्ड CSR एक्टिविटी जिसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जिसके अंदर एजुकेशन आ जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट आ जाता है और एनवायरमेंट आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो टाटा ग्रुप ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया हुआ है, शायद आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, जो वर्ल्ड का लीडिंग कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर है। तो इसी हॉस्पिटल का जो खर्चा है टाटा ग्रुप के CSR फंड से लिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है CSR एक्टिविटी के बारे में। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मॉडल्स हैं जिससे पता लगता है कि एक CSR जो है या CSR कैसे पनपा, कैसे उसके अंदर और एस्पेक्ट ऐड हुए। तो इसको समझने के लिए कुछ पिरामिड या कुछ हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कैरोल का CSR पिरामिड मॉडल, जिसको 1991 में दिया गया था। तो इसका मानना है कि जो CSR एक बिल्डिंग की तरह है, जिसके अंदर बेसिकली 4 फ्लोर होते हैं, जिसका बेस है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको प्रॉफिटेबल रहना है। दूसरा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके ऊपर जो प्रोविज़न है CSR के, उनको इम्प्लीमेंट करना है। तीसरा एथिकल, यानी आपको एथिकल के बेस पर निर्णय लेना है, स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप एक गुड कॉरपोरेट सिटीजन बने, यानी आप गिव बैक टू सोसाइटी, जो आप कमा रहे हैं उसका कुछ % दान के रूप में आगे फर्दर सोसाइटी को दिया जाए, ताकि सोसाइटी भी ग्रो करे। तो कैरोल जी ने बहुत अच्छे से इन चारों एक्टिविटीज़ को समझाया। इसी को आगे बढ़ाया ट्रिपल बॉटम लाइन, जो कि जॉन एल क्लिंटन जी ने 1994 के अंदर दी थी। तो हम जो ये पढ़ रहे हैं इसका नाम है ट्रिपल बॉटम लाइन, जो कि 1994 के अंदर दी गई थी। अब ट्रिपल बॉटम लाइन यानी नाम से क्लियर है, ट्रिपल 3 चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले प्रॉफिट, जो कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। दूसरा पीपल, जो सोसाइटी या जो लोगों का उसने उद्धार करना है, जिसके बारे में CSR एक्टिविटी की जाएगी। प्लैनेट, जो कि एनवायरनमेंट से जुड़े होने चाहिए, यानी एनवायरनमेंट क्या कहता है, एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है, वो इन सबको देखा जाएगा। तो पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट, तीनों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो अब इसी कड़ी में जो हमारा थर्ड मॉडल है, उसको बोलते हैं हम स्टेक होल्डर मॉडल। स्टेक होल्डर मॉडल का मानना है कि एक कंपनी सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को ही प्रॉफिट नहीं पहुंचाती, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स का ही फायदा करना नहीं है, बल्कि अपने एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स और कम्युनिटी, जो कि उसके स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स बोलते हैं जिनका कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हैं, जो कि कंपनी के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं या उनके ऊपर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है, तो वो स्टेक होल्डर माने जाते हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर एंड गवर्नमेंट आ जाते हैं। एक फोर्थ भी है जिसका नाम है शेयर्ड वैल्यू मॉडल। शेयर्ड वैल्यू मॉडल शेयर्ड वैल्यू मॉडल कहता है कि CSR एक्टिविटी सिर्फ एक दान नहीं है कि आपने कुछ % निकाला और दान के रूप में बांट दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका मानना है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट होना चाहिए CSR, जिसमें समाज का भला हो और आने वाले समय में उसको स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट हो, यानी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उसको मिले। जैसे कि आज हमारे देश के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी है, आज हमारे देश को सौर ऊर्जा की, रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर CSR का फोकस होना चाहिए जो लंबे समय तक इंडिया को फ़ायदा पहुंचा सके। तो ये एक कंक्रीट यानी एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा किसी भी CSR का।
अब हमने समझा कि कैसे CSR मॉडल काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर आप खर्च ही नहीं कर पाते अपनी CSR एक्टिविटी को, या आप जो आपके प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, तो अब क्या करें या क्या ट्रीटमेंट उसका होने वाला है। तो उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग का मतलब जैसे आपने कोई पार्क बनाई हुई है, वो चल रही है, अभी पार्क बनने वाली है, झूले आपने लगाए हैं, जिम आपने बनाई है, तो वो ऑनगोइंग है। तो अगर वो प्रोजेक्ट चालू रहता है तो 30 दिन में वो पैसा अनस्पेंट CSR अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा, जो कि अगले 3 साल के अंदर उसका खर्च करना जरूरी होगा। लेकिन अगर आपने सोचा ही नहीं है कि इसको यूज़ कहाँ करना है, तो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके दिमाग में नहीं है कि इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, तो वो पैसा 6 महीने के अंदर एक गवर्नमेंट स्पेसिफाइड फंड के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कि वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, आप उसको गवर्नमेंट स्पेसिफाइड फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दो। फिर जैसे कि PM नेशनल रिलीफ फंड हो गया, या क्लीन गंगा फंड हो गया, या कोई और कंपनीज का बनाया हुआ फंड हो गया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, उसके अंदर उस CSR फंड को आप ले सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि CSR एक्टिविटी क्या होती है, क्या उसके इंडिया के अंदर प्रोविजंस हैं, और अनस्पेंड अमाउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, और साथ ही साथ हमने मॉडल्स को भी अच्छे से समझा। अब उसी के बेस पर हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है कंपनीज को या फिर सोसाइटी को। तो अगर हम सोसाइटी के हिसाब से देखें तो सोसाइटी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले तो उसको एक बेहतर समाज मिल पाएगा। अगर हम माने बेहतर समाज का मतलब होता है कि उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक्टिविटीज़ हैं, या समाज के और भी मुद्दे हैं, वो अच्छे से उठाए जा सकेंगे, जैसे हेल्थ हॉस्पिटल, जिम्स बनाना। साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी यहाँ पर बन जाती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मानना है कि आप एक ऐसा इस्तेमाल करें जिसके अंदर एनवायरमेंट को भी फ़ायदा हो। यानी जैसे आपने कोई ग्रीन कॉरिडोर बना दिया, या फिर आपने पार्क बना दिया, या आपने पेड़ पौधे लगा दिए, तो वो एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का पार्ट है। थर्ड आता है कि आपने एजुकेशन के ऊपर काम किया। आपने सोसाइटी को भी देखा, एनवायरमेंट को भी देखा, और एजुकेशन के ऊपर भी काम किया, तो ये बेनिफिट होते हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने देखा सबसे पहले तो उसकी कॉरपोरेट इमेज सुधरती है, कि जब कोई भी कंपनी किसी सोसाइटी का भला करेगी तो उसकी कॉरपोरेट इमेज सुधरेगी। अगर कॉरपोरेट इमेज सुधरेगी तो लॉयल्टी बढ़ेगी, और अगर लॉयल्टी बढ़ेगी तो सस्टेनेबिलिटी भी आएगी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने समाज से पैसा कमाया और उसका कुछ % समाज की भलाई में ही उसका इस्तेमाल कर दिया। अब हमने देखा इसका क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, क्रिटिसिज्म होता है मानना, यानी आपका क्या मानना है। तो कंपनी मान सकती है कि उसका सिर्फ फोकस प्रॉफिट के ऊपर होना चाहिए, ना कि इन CSR एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो ओनली फॉर प्रॉफिट्स, या फिर वो ये कह सकती है कि भाई मेरी तो कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट मेरी बढ़ रही है। जबकि अगर हम प्रोविज़न के हिसाब से देखें तो उसको 2% तो खर्चा करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ उसका एक विचार हो सकता है, लेकिन असल में अगर प्रोविज़न के हिसाब से देखें तो उसका 2% खर्च करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे कि CSR का क्या मतलब है, क्यों CSR आया, क्या उसके मॉडल्स हैं, अनस्पेंड अमाउंट का क्या ट्रीटमेंट है, इन सब के बारे में। तो अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई सजेशन है, या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और कोई भी क्लास आप नेक्स्ट समझना चाहते हैं, या कोई भी क्लास आप चाहते हैं, तो उसको भी कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक इस क्लास को देखने के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। तो इसी कड़ी को हम आगे भी बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि और अच्छे तरीके से इसको समझाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।